हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। ये हमारा आईआर का वाजीराम का लास्ट वीडियो होने जा रहा है। तो इससे पहले हमने 4 या 5 वीडियो कवर कर लिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC। ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? यूनाइटेड नेशंस है। दिस इज सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द यूनाइटेड नेशन। इट हैज 57 मेंबर्स हैं इसके। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ऑल्दो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है वो इंडिया में रहती है। हेडक्वार्टर है इसका कहां पे है? जेद्दा इन सऊदी अरेबिया। और हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि जेद्दा पीस प्रोसेस किससे रिलेटेड है? यूक्रेन रशिया का वार को रुकाने के लिए सऊदी अरेबिया के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया था जिसमें इंडिया को भी बुलाया गया था। तो OIC का हेडक्वार्टर कहां पे है? जेदा इन सऊदी अरेबिया। ठीक है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1969 में रबात कॉन्फ्रेंस के द्वारा। तो रबात कहां पे लोकेटेड है? रबात इज लोकेटेड इन किंगडम ऑफ मोरक्को, मोरक्को में लोकेटेड है। एंड यहां पे ये डिसाइड किया गया था 1969 में, इसको बनाया गया था। ठीक है, एंड इसका जो चार्टर था वो 1972 में अडॉप्ट किया गया था। OIC का चार्टर 1972 में अडॉप्ट किया गया था। करंटली इसमें 57 कंट्रीज हैं। ठीक है, इसकी बॉडीज कौन कौन सी हैं? इसके अंडर में काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर होती है, इसका एक सेक्रेटरीट, जनरल सेक्रेटरीट होता है। इसके अलावा ये इस्लामिक समिट भी कंडक्ट कराती है और इसकी एक कमेटी होती है अल कुद्स कमेटी। तो ये याद रखो कि इस्लामिक समिट ये कंडक्ट करवाती है और अल कुद्स कमेटी है वो किससे रिलेटेड है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन। तो इस्लामिक कंट्रीज के अंदर ये कोऑपरेशन को बढ़ावा देगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी बॉडी है वो हमें करनी है वो इकोसोक है, इकोवास। इकोवास ये इकोनॉमिक कम्युनिटी फॉर वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये अफ्रीका है, अफ्रीका में ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, यहां पे कुछ कंट्रीज का ये ग्रुप है। ठीक है, तो अभी नाइजर में क्या हुआ था? एक कूप हुआ था। ठीक है, जिसके बाद में ये बॉडी है वो काफी रोल प्ले कर रही है वहां पे। तो इकोवास को बोला जाता है सीडीएओ, CEDEAO, इसको फ्रेंच में बोला जाता है। एंड इकोवास इसका नाम है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। इसका हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है अबूजा इन नाइजीरिया। तो अबूजा नाइजीरिया में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो कि जो गोल्ड कोस्ट है, ग्रेन कोस्ट है, नाइजीरिया में गोल्ड कोस्ट है, सेनेगल कोस्ट है, तो वो यहां पर सारी लोकेटेड है ये कंट्रीज। तो इसका हेडक्वार्टर है अबूजा नाइजीरिया में। कब बना था ये? 1975 में ये बॉडी बनी थी, 1975 में। OIC कब बना था? OIC 1969 में। ये कब बना है? 1975 में। ठीक है, बाय दी लेगोस ट्रीटी। तो इकोवास वाज फॉर्म्ड बाय दी लेगोस ट्रीटी के द्वारा फॉर्म हुआ था। इसका जो मैंडेट था वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना था वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के। ठीक है, तो विजन ऑफ इकोवास इज टू क्रिएशन ऑफ ए बॉर्डरलेस रीजन दैट इज वेल इंटीग्रेटेड एंड गवर्नड अकॉर्डिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ एंड गुड गवर्नेंस। तो इसका काम था बॉर्डरलेस रीजन बनाना, एंड जिसमें वे डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हो, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को। एंड न्यू विजन है इसका, जो नया विजन है, टू मूव अवे फ्रॉम द इकोवास ऑफ द स्टेट्स टू द इकोवास ऑफ पीपल। ठीक है, तो लोगों को ज्यादा इसमें प्रायोरिटी देनी है। तो ये न्यूज में क्यों था? फ्लोइंग इसमें कुछ कंट्रीज को ब्लॉक कर दिया था कि ये इसको पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। माली, गिनिया एंड बुर्किना फासो है, इसको मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया गया था। तो याद रखना है किस किस की? माली, गिनिया एंड बुर्किना फासो की मेंबरशिप को यहां पे सस्पेंड कर दिया गया था। ठीक है, इसके 15 मेंबर है। 15 इकोवास मेंबर्स आर बेनिन, बुर्किना फासो, केप वर्डे या फिर केप वर्डे, देन कोटे डियावरी, गैम्बिया, घाना, गिनी बिसाऊ, लिबेरिया, माली, नाइजीरिया, सेनेगल, सायरा लियोन एंड टोगो। ठीक है, एंड नाइजर इज इन रेड। ठीक है, दिखाया गया है। तो ये नाइजर यहां पर लोकेटेड है। तो ये सारे इसके मेंबर हैं, एक बार आप देख सकते हो। ठीक है,
3 कंट्रीज माली, गिनिया एंड बुर्किना फासो को इसने सस्पेंड किया है। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ये पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर रखा इसके बारे में। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था जिसने कंडेम किया गया था, कुरान जो बर्निंग थी उसको कंडेम किया गया था, और ये रेजोल्यूशन था वो पाकिस्तान के द्वारा पास लाया गया था ऑन द बिहाफ ऑफ ओआईसी। ठीक है, ओआईसी में कितने कंट्रीज है? 57। ठीक है, 1969 में ये एस्टेब्लिश हुई है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में हम देखें तो इट इज ए यूएनएचआरसी क्या है? इट इज ए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद इन द यूनाइटेड नेशन। ये 2006 में एस्टेब्लिश हुई थी, 2006 में। इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स इज द प्रिंसिपल ह्यूमन राइट्स ऑफिशियल है इसका। एंड हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि पेरिस प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है? नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। द काउंसिल है जो यूएनएचआरसी है वो क्या है? 3 बार मिलती है साल में टू एग्जामाइन दी ह्यूमन राइट वायलेशन वर्ल्ड वाइड। तो ये साल में 3 बार मिलती है। ठीक है, इसका जो टेन्योर होता है मेंबर्स का, द मेंबर ऑफ द काउंसिल सर्व फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर, वो 3 साल के लिए सर्व करते हैं। उनका टेन्योर कितना होता है? 3 साल। एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री अपॉइंटमेंट आफ्टर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो यानी कि वो एक साथ में क्या है 6 साल के लिए अपॉइंट हो सकते हैं, उसके बाद में उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। उस गैप के बाद में उसको अपॉइंट किया जा सकता है, इलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसके मेंबर्स हैं तो इसमें कितने मेंबर हैं? यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में 47 इसमें मेंबर्स हैं। ठीक है, जो कि 3 साल के लिए चुने जाते हैं। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अक्रॉस द ग्लोब। दे आर इलेक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इनको इलेक्ट किया जाता है। तो यूएनएचआरसी के बारे में हमने क्या क्या देखा? 47 इसमें मेंबर्स है। 2006 में ये एस्टेब्लिश हुई है, साल में 3 बार मिलती है, 3 साल के लिए मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, एंड इसकी जो मेंबर्स है उनको ज्योग्राफिकल ग्रुपिंग के आधार पे इंक्लूड किया जाता है ताकि सबका रिप्रेजेंटेशन हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है G20 नेशंस अराइव एट कंसेंसस ऑन द इश्यू ऑफ कल्चरल हेरिटेज। तो G20 समिट हम इंडिया के अंदर हुआ था पिछले वाला, तो वहां से बहुत सारी मीटिंग हुई थी। तो उसमें से एक कल्चर 20 C20 की भी मीटिंग हुई थी। तो आफ्टर बहुत सारी मीटिंग हुई थी, वहां पे कल्चरल हेरिटेज पे इसने कंसेंसस साइन किया था। ठीक है, और एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया गया था जिसका नाम था काशी कल्चरल पाथवे। काशी कल्चरल पाथवे। ठीक है, एंड काशी या फिर वाराणसी किस भी कैपिटल है? एससीओ की पहली कल्चरल कैपिटल भी है एससीओ की, परंतु ये कल्चरल एससीओ की क्या है? कल्चरल कैपिटल है वाराणसी। ठीक है, काशी कल्चरल पाथवे इज रिलेटेड विद G20। याद रखना है, काशी कल्चरल पाथवे इज रिलेटेड विद G20 से रिलेटेड है, और जो एससीओ से क्या रिलेटेड है? वाराणसी एज ए कल्चरल कैपिटल। ठीक है, 2021 में इसको पहले। तो काशी कल्चरल पाथवे है, ये किसके बारे में बात करता है? इट टॉक अबाउट, इट हाईलाइट द नीड टू एड्रेस, किस चीज को एड्रेस करने की हाईलाइट करता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ड्यूरिंग द कंफ्लिक्ट, वॉर के दौरान जो कल्चरल कंफ्लिक्ट का जो कल्चर का लॉस होता है उसको बचाने के लिए हाईलाइट करता है नीड को। ठीक है, इट हाईलाइट द नीड टू कर्ब द इलिसिट ट्रैफिकिंग इन आर्टिफैक्ट, द रेस्टिट्यूशन ऑफ द कल्चरल प्रॉपर्टी, नीड टू प्रोटेक्ट द हेरिटेज। ठीक है, इंडिजिनियस लोगों को ये बचाने के बारे में बात करता है। तो ये काशी कल्चरल पाथवे है, वो कल्चर को प्रिजर्व करने के बारे में बात करता है। किससे रिलेटेड है? G20 से। नेक्स्ट इज कल्चर इंडिया। कल्चर इंडिया की G20 के प्रेसिडेंसी के दौरान उसमें कल्चर के बारे में बताया हुआ है। तो हमने क्या है यहाँ पे 13 थीमेटिक वर्किंग ग्रुप बनाए थे कल्चर को प्रमोट करने के लिए। और हमारी जो थीम क्या थी G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान? थीम भी थी हमारी वासुदेव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड वन अर्थ वन फैमिली। ठीक है, एंड द कल्चर रिलेटेड प्रायोरिटीज सेटअप की गई इंडिया प्रेसिडेंसी के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा कल्चरल से रिलेटेड मीटिंग हुई थी। कहां पे कल्चर से रिलेटेड मीटिंग हुई थी? खुजराहो, भुवनेश्वर, हम्पी, वाराणसी में मीटिंग हुई थी। ठीक है, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल मीटिंग। तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के अंदर रिलेशन को प्रमोट करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल बनाई गई है। ठीक है, उसकी मीटिंग को अभी सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलेमान और पीएम मोदी ने को चेयर किया था।
तो दिस वाज द फर्स्ट समिट लेवल मीटिंग हुई थी इंडिया सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की पहली जो है समिट लेवल की जो मीटिंग हुई थी ये, ठीक है। इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है वो साइन की गई थी 2019 में, ठीक है, 2019 में साइन की गई थी। इसका एम क्या था? एम टू एस्टेब्लिश द हाई लेवल काउंसिल टू स्टीयर द इंडिया सऊदी रिलेशनशिप को स्टीयर करने के लिए। इसके अंदर दो पिलर हैं। इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक काउंसिल के दो पिलर कौन कौन से हैं? कमेटी ऑन पॉलिटिकल, इसके अंदर एक कमेटी बनाई गई है ऑन पॉलिटिकल सिक्योरिटी इकोनॉमिक एंड कल्चरल कोऑपरेशन के लिए, दूसरी कमेटी बनाई गई है इकोनॉमिक इश्यूज के लिए, इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट के लिए। दीज बोथ सब कमेटी हैज 4 फंक्शनल लेवल ऑफ एंगेजमेंट, ये 4 लेवल पे एंगेज करती है, समिट लेवल पे, मिनिस्ट्रियल लेवल पे, सीनियर ऑफिशियल लेवल पे, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के लेवल पे। तो समिट लेवल पे हमने देख लिया कि ये इसकी जो मीटिंग हुई है वो पीएम और क्राउन चेयर करते हैं, ठीक है। फिर उसके नीचे मिनिस्टर की मीटिंग है। तो G20 समिट का आउटकम क्या हुआ था? नेक्स्ट टॉपिक हमारा G20 से ही रिलेटेड आउटकम है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था, ठीक है। तो उसमें बहुत सी बातों पे फोकस हुआ था। तो फ्यूचर पेंडेमिक्स को हम कैसे कोविड-19 से जो हमारी कमियां रहेगी तो उसे कैसे सीख के हम आगे के लिए क्या प्लानिंग कर सकते हैं उस पर भी चर्चा हुई। और फ्यूचर एजुकेशन कैसी होनी चाहिए हमारे, उसके लिए टीचर की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, कंटेंट है, करिकुलम है, डिजिटल एजुकेशन है, उस पर कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये सब बातें इसमें डिस्कस हुई थी। इसके अलावा यहाँ पे ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर को भी प्रमोट किया गया था। वन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ G20 इज द मेंशन टू नीड टू बिल्ड द रिलायबल, डाइवर्स, रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल वैल्यू चेन बनाने के बारे में बात हुई थी, ऑफ द सस्टेनेबल वैल्यू चेन ऑफ क्रिटिकल मिनरल, सेमीकंडक्टर एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा पहली बार यहां पे बात की गई थी, फर्स्ट टाइम बात की गई थी G20 के द्वारा कि यूएनएससी को रिफॉर्म करने की जरूरत है, ठीक है। एंड यहां पे G20 के अंदर टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात हुई थी। तो G20 लीडर्स हैज एग्रीड ऑन ए G20 फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो G20 फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी एग्री हुए थे कि ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। इसके अलावा G20 आल्सो एग्रीड फॉर दी ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी बनाने के लिए भी एग्री हुआ है, ठीक है, ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी। इसके अलावा एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल किट बनाई जाएगी, जो टूल किट किससे रिलेटेड होगी? इट विल बी रिलेटेड विद साइबर एजुकेशन एंड साइबर अवेयरनेस फैलाने के लिए टूल किट बनाई जाएगी, कॉम्प्रिहेंसिव टूल किट दैट विल लीड टू द एम्पावरमेंट ऑफ द चिल्ड्रन एंड यूथ, ठीक है। इसके अलावा यहां पे एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑन क्रिप्टो एसेट पे बनाने की भी चर्चा की गई है G20 डिक्लेरेशन के अंदर, जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन थी उसके अंदर। इसके अलावा जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरिंग ऑल वुमेन एंड गर्ल्स के लिए एक फुल फ्लेज्ड वर्किंग ग्रुप बनाया गया था इंडिया की प्रेसिडेंसी में, ठीक है। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट आउटकम हुआ था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का 21वां मेंबर बना लिया गया था। तो G21 बन गया है, ये अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड कर लिया गया है। तो G20 के बारे में हम देखें तो G20 क्या है? इनिशियली इट मेट एज ए फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर की मीटिंग हुआ करती थी। इनिशियली ये 1999 में बना था G20, ठीक है। एंड अभी 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में हेड ऑफ स्टेट और जो कि प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट लेवल वाली मीटिंग है वो उसकी होने शुरू होती है, ठीक। फिर G20 क्या है? G20 एक फोरम है, ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है। दिस इज ए फोरम, नॉट ए लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है, ठीक है। इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है और जिसकी देश के पास प्रेसिडेंसी होती है वही इसको लीड करता है, ठीक है। तो इसके जो एग्रीमेंट होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं, ठीक है। इट हैव नो लीगल इंपैक्ट नहीं होता है, परंतु इंपॉर्टेंट नेशंस है तो ये उनकी पॉलिसीज में दिखाता है, ग्लोबल कोऑपरेशन को शो करता है। G20 अकाउंट फॉर 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी एंड आवर 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। स्ट्रक्चरिंग ऑफ G20, तो स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। G20 की कंट्रीज पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं स्ट्रक्चरिंग ऑफ G20। तो G20 3 मेजर ट्रैक के अंदर काम करता है, जिसमें से 2 ऑफिशियल ट्रैक हैं और इसकी जो मीटिंग होती है 2 ऑफिशियल ट्रैक है। कौन कौन से? फाइनेंस ट्रैक ऑफिशियल ट्रैक है इसका, दूसरा है शेरपा ट्रैक, ठीक है। एक अनऑफिशियल ट्रैक होता है, ठीक है। तो फाइनेंस ट्रैक क्या होता है? फाइनेंस ट्रैक के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर की मीटिंग होती है, ठीक है। ये साल में 4 बार मिलते हैं। 2 मीटिंग्स हैं, 2 मीटिंग इनकी होती है वर्ल्ड बैंक और IMF की मीटिंग के साथ साथ होती है। तो फाइनेंस ट्रैक के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर साल में 4 बार मिलते हैं यूजुअली। दूसरा होता है शेरपा ट्रैक। दूसरा शेरपा, तो शेरपा क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करता है हेड ऑफ स्टेट को,
फॉर एग्जाम्पल इंडिया का जो शेरपा है वो प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो शेरपा ट्रैक है, इट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हेड ऑफ शेरपास, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करता है ये, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हर मीटिंग तो में तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इसकी। तीसरा जो इनफॉर्मल ट्रैक होता है इसका G20 का, उसको बोलते हैं एंगेजमेंट ग्रुप के थ्रू ये काम करता है। फॉर एग्जांपल बिजनेस 20 है, सिविल 20 है, लेबर 20 है, पार्लियामेंट 20 है, साइंस 20 है, स्टार्टअप 20, एसएआई 20, थिंक 20, अर्बन 20, वुमेन 20, यूथ 20, तो ये सारे इसके सिविल ग्रुप के थ्रू ये पार्टिसिपेट करते हैं एंगेजमेंट ग्रुप। तो 3 इसके ट्रैक हो गए, कौन कौन से? 2 ऑफिशियल है, फाइनेंस ट्रैक एंड शेरपा ट्रैक, थर्ड इज अनऑफिशियल, दैट इज एंगेजमेंट ग्रुप, ठीक है। तो ये बताता है, इसको पॉलिसी रिकमेंडेशन देता है G20 को। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस। तो ये इंटरनेशनल, इसके मेंबर देख लीजिएगा, G20 के पूछा गया है एक बार, तो द्वारा पूछने की चांस तो कम ही है G20 का, ठीक है। इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस तो पहली बार है ये इंडिया के अंदर हुई थी, ये न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी 2023 में, इंटरनेशनल लॉयर कॉन्फ्रेंस, ठीक है। व्हाट इज इट? इट इज ए प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड इंट्रोस्पेक्टिव डिस्कोर्स ऑन कंस्ट्रक्टिव डायलॉग ऑन मल्टीपल इश्यूज रिलेटेड टू द बार, द बेंच एंड द लीगल प्रोफेशन से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो इसमें प्लेटफॉर्म दिया जाता है डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट जजेस को, लीगल प्रोफेशनल को एक साथ आए और वो इस पर चर्चा करें। तो बार काउंसिल, इसको कन्वीन किसने कराया गया था? कन्वीनर कौन था इसका? बार काउंसिल ऑफ इंडिया विद लॉ सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स एंड काउंसिल ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स एट द कॉमनवेल्थ लॉयर एसोसिएशन। तो इन तीनों चारों ने मिलकर इसको कन्वीन कराया था, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, द लॉ सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स एंड काउंसिल ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स ऑफ कॉमनवेल्थ लॉयर्स, इन सब ने मिलकर उसको एंगेज कराया था। और इसकी थीम क्या थी? अमर्जिंग चैलेंज इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। इट फोकस ऑन सब्जेक्ट लाइक अमर्जिंग लीगल ट्रेंड एंड चैलेंजेस इन क्रॉस बॉर्डर लिटिगेशन एंड एनवायरमेंटल लॉ टेक्नोलॉजी, इसमें डिस्कस किया गया था। इट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर मीनिंगफुल डायलॉग, जो इंटरनेशनल लॉ कॉन्फ्रेंस है मीनिंगफुल डायलॉग देती है ऑन वेरियस टॉपिक ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, एंड आल्सो प्रमोट द लीगल कोऑपरेशन। ये पहली बार इसकी मीटिंग हुई थी इंडिया में, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। नेक्स्ट इज 20th एशियान इंडिया समिट हुआ था। तो एशियान बनाया, एशियान के बारे में हमने पढ़ लिया ना। तो ये 20वां एशियान इंडिया समिट हुआ था, दैट वाज होस्टेड बाय 20th एशियान इंडिया समिट। कहां पे होस्टेड? इंडोनेशिया के द्वारा होस्टेड किया गया था, जकार्ता में, ठीक है। दैट इज आल्सो द करंट चेयर ऑफ एशियान, जो लास्ट ईयर चेयर थी 2023 के अंदर, ठीक है। एंड 2022 के बीच में इंडिया और एशियान के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की जाती है। एशियान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी एशियान के साथ में। तो 20वां जो एशियान इंडिया समिट हुआ था 2023 में, उसमें क्या डिसाइड हुआ? उसमें डिसाइड हुआ कि इंडिया विल ओपन एम्बेसी ओपन करेगा, कहां पे? तैमूर लिस्टे में हम अपनी एम्बेसी ओपन करेंगे, तैमूर लिस्टे में, ठीक है। एंड तैमूर लिस्टे को 11वां मेंबर के लिए इन प्रिंसिपल एशियान एग्री हो चुका है कि वो इसको 11वां मेंबर इंक्लूड करेंगे। एशियान में अभी 10 कंट्रीज है, ठीक है। तो यहां पे 2 ज्वाइंट स्टेटमेंट भी रिलीज किए गए थे, मैरीटाइम कोऑपरेशन ऑन फूड एंड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन पे। तो यहां पे पीएम मोदी का स्पीच भी हुआ था, ठीक है। एंड वहां पे हमने हाईलाइट किया था कि एशियन का रोल ऑन एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ही हाईलाइटेड द सिनर्जीज बिटवीन इंडिया का क्या है? इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव है। इंडिया का क्या है? इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव। एंड एशियन की क्या है? एशियन आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक। ये दोनों कन्वर्ज हो रहे हैं। एशियन का ये याद रखना है कि एशियन का आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक है और इंडिया का क्या है? इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव है। उन दोनों के बीच में कन्वर्जेंस हो रही है। तो ये इनिशिएटिव दे सकता है कि ये किसका है? इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव इंडिया का है। आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक इज ऑफ एशियन, ठीक है। एंड यहां पे पीएम मोदी जी ने 12 पॉइंट प्रपोजल भी दिया था एशियन के साथ इंडिया का रिलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो जनरली 3C पे डिपेंड होता है हमारा, 3C पे कल्चर, कॉमर्स एंड कनेक्टिविटी एशियन के साथ में। तो 43rd एशियन समिट हुआ था 2023 में। वो कौन सा था? वो एशियन इंडिया समिट था। पिछले वाला हमने 20th था वो। एंड ये 43वां एशियन समिट 2023 में हुआ था। ये जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था और इसकी थीम थी एशियन मैटर एपिक सेंटर ऑफ ग्रोथ, ठीक है। द पार्टिसिपेटिंग लीडर हैड डिसाइडेड दैट जो म्यांमार में कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, जो एशियन को 2026 में इसको म्यांमार को लीडरशिप दी जाने वाली थी, उसको म्यांमार में क्या है? मिलिट्री जनता का रूल है, तो उससे विड्रॉ कर लिया गया है।
तो म्यांमार को अब इसकी प्रेसिडेंसी नहीं दी जाएगी और इसको होस्ट करेगा 2026 का जो समिट होगा वो फिलीपींस होस्ट करेगा। तो एशियान, एशियान के बारे में हम देखें तो एशियान इज फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इट इज अ रीजनल ग्रुपिंग that aim to promote economic and security cooperation among the 10 members। तो ये इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन को प्रमोट करती है। मेंबर कौन कौन से हैं याद होने चाहिए, ठीक है? मेंबर मैप से याद कर सकते हो, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो 5 तो हमने पहले भी देखे थे। CLMTV तो इसके मेंबर हैं। तो ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम इसके मेंबर हैं। तैमूर लिस्टे 2022 में एशियान एग्री हुआ था कि वो इसको 11वां मेंबर बनाएगा, ठीक है? इन प्रिंसिपल ये एग्री हो चुका है, परंतु अभी तक बनाया नहीं गया है, ठीक है? तो एशियन कंट्रीज है जो टोटल पॉपुलेशन लगभग इनकी कितनी है? 660 मिलियन इनकी पॉपुलेशन है और जीडीपी है टोटल एशियन की वो 3.2 ट्रिलियन के करीब है, ठीक है? एशियन का अपना एंथम है, फ्लैग है, बाई एनुअल समिट होते हैं साल में। इसका एशियन का 2 बार समिट होता है। तो एशियन का साल में 2 बार समिट होता है विद ए रोटेटिंग चेयरमैनशिप। इसकी जो चेयरमैनशिप होती है वो रोटेट करती रहती है। तो एशियन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1967 बाय द बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो एशियन कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1967 में बाय द बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था, बैंकॉक डिक्लेरेशन। परंतु इसका हेडक्वार्टर है वो अभी कहां पे है? जकार्ता इन इंडोनेशिया। तो इसका सेक्रेटरीट है वो कहां पे है? जकार्ता में है। ये एस्टेब्लिश हुआ था बैंकॉक डिक्लेरेशन से। सेक्रेटरीट इज इन जकार्ता। इसका मोटो क्या है? 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। 1 विजन 1 आइडेंटिटी एंड 1 कम्युनिटी इसका विजन है, ठीक है? तो ये हुआ एशियन के बारे में। नेक्स्ट इज इंडो पैसिफिक आर्मीज। इंडो पैसिफिक आर्मीज की चीफ की कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो इंडो पैसिफिक के अंदर 30 कंट्रीज एक साथ आए थे, उनके आर्मी चीफ की कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है? तो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यू दिल्ली में हुई थी, ठीक है? नई दिल्ली में हुई थी। 13वीं ऐसी मीटिंग थी इनकी। इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स की 13वीं मीटिंग हुई थी, वो न्यू दिल्ली में हुई थी। इट वाज को-होस्टेड बाय इंडियन आर्मी एज वेल एज यूएस आर्मी पैसिफिक के द्वारा इसको को-होस्ट किया गया था। इसमें 30 कंट्रीज के आर्मी चीफ मिले थे, ठीक है? थीम क्या थी इसकी? टुगेदर फॉर पीस। याद रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो देख लो यार। टुगेदर फॉर पीस, सस्टेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। नेक्स्ट है क्लाइमेट एक्शन समिट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है क्लाइमेट एक्शन समिट। तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट इसको लॉन्च किया गया था 2022 में। यूएन सेक्रेटरी जनरल के इनिशिएटिव पे इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है? तो वाज हेल्ड। तो ये जो यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट है ये कहां पे हुआ था? यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में अभी ये हुआ था, ठीक है? यूनाइटेड नेशन जो क्लाइमेट एक्शन समिट है वो उन कंट्रीज को साथ लाना चाहता है जो कि क्लाइमेट के लिए कुछ काम कर रहे हो, ठीक है? जो मेयर बातें नहीं करे काम भी करे उसके लिए। तो इस इट वाज हेल्ड टू एक्सेलरेट द क्लाइमेट एक्शन टुवर्ड्स द रन अप टू द COP28 जो दुबई में हुई थी उसका रन अप था ताकि कुछ कंक्रीट निकल के आए, ताकि हम यूएन क्लाइमेट चेंज पे कुछ बात कर सके, काम भी कर सकें। इसमें 34 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग। यूएन क्लाइमेट एम्बिशन समिट में 34 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2022 में ये बनाया गया था यूएन सेक्रेटरी जनरल के इनिशिएटिव के द्वारा। इसकी मीटिंग होती है यूएन हेडक्वार्टर में, ठीक है? कंट्रीज लाइक यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा इसके पार्टिसिपेंट हैं, ठीक है? क्राइटेरिया क्या है इसमें? क्लाइमेट एक्शन समिट में एम्बिशन समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए क्राइटेरिया क्या होने चाहिए? कंट्रीज मस्ट हैव एम्बिशियस इमिशन रिडक्शन टारगेट होने चाहिए। दे हैव अपडेटेड देयर एनडीसीज को उनको अपडेट कर लिया होना चाहिए। नेट जीरो टारगेट होना चाहिए। एनर्जी ट्रांजिशन होनी चाहिए। फॉसिल फ्यूल फेज आउट करने के बारे में बात करने वो उसके लिए कमिटमेंट होनी चाहिए। नो न्यू कोल, ऑयल और गैस प्रोजेक्ट नहीं होने चाहिए। फॉसिल फ्यूल फेज आउट प्लान होना चाहिए कंट्रीज का। एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट होने चाहिए। क्लाइमेट फाइनेंस एंड अडेप्टेशन पे वो काम कर रहे हैं होने चाहिए। उसके अलावा वो ग्रीन क्लाइमेट फंड है जिसको बनाया गया है उसमें क्या है वो पैसे दे, ठीक है? तो उसको कंट्रीब्यूट करे फाइनेंशियली टू द ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो ये इसलिए पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ कंडीशंस है इसकी। नेक्स्ट इज 18th ईस्ट एशिया समिट। तो 18th ईस्ट एशिया समिट हुआ था, ठीक है? तो एशियान के 10 कंट्री हैं। एशियान +8 के बीच में ये समिट होता है, एशियान +8 कंट्रीज के बीच में।
तो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अटेंडेड दिस समिट। कहां पे हुआ था? जहां पे एशियान का समिट होता है वहीं पे होता है ये, जकार्ता इंडोनेशिया में अभी हमने देखा है समिट हो रहा है, ठीक है। ईस्ट एशिया समिट, इट इज ए फोरम फॉर द लीडर ऑफ द कंट्रीज इन द इंडो पैसिफिक रीजन टू डिस्कस पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस को डिस्कस करने के लिए है। 2005 में बनाया गया था। ये एक ऐसा पहला फोरम है जहां पे चाइना, रसिया और यूएस एक साथ आते हैं, ठीक है। तो दिस वाज लॉन्च्ड इन कुआलालंपुर, मलेशिया में इसको लॉन्च किया गया था 2005 में, ठीक है। एंड ओरिजिनली इसमें 16 कंट्री थे, अभी 18 कंट्री हो गए हैं। इसमें 10 तो मेंबर हो गए इसके, एशियान के मेंबर प्लस 8 कंट्रीज और कौन कौन से हो जाएंगे? देखो ये यहां पे एशियान है, दिस इज एशियान, ठीक है। इसके मेंबर याद रखें तो एशियान के दो नीचे कंट्री हैं, एक ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, एक यहां पे न्यूजीलैंड है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। एशियान टच करता है इंडिया को, तो इंडिया भी इसका पार्टिसिपेट करता है इसमें। एशियान टच करता है चाइना को, चाइना भी पार्टिसिपेट करता है। फिर चाइना टच करता है किसको? साउथ कोरिया को। साउथ कोरिया को नहीं टच तो नहीं करता है, लेकिन ये साउथ कोरिया इसमें पार्टिसिपेट करता है, चाइना साउथ कोरिया, ठीक है। फिर चाइना से ऊपर चले जाओ तो फिर इसमें रसिया भी पार्टिसिपेट करता है, रसिया, और एक जापान बच गया इधर, जापान भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, और ऊपर में यूएसए आ गया। तो इसके कितने हो गए? 18 कंट्रीज हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन से? एशियान के 10 कंट्री प्लस में 2 ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड 2, 12, इंडिया चाइना 14, साउथ कोरिया 15, रशिया 16, जापान 17, यूएसए 18। तो 18 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इट इज ओनली लीडर्स लेड फोरम दैट ब्रिंग यूएसए, चाइना, रशिया, इंडिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया को एक साथ लाता है, ठीक है। ये क्या हो गया इसमें? ठीक है। तो ईस्ट एशिया समिट को मेंबर बनने के लिए, ईस्ट एशिया समिट को मेंबर बनने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। व्हाट आर दोस कंडीशन? तो साइन द एशियान की एक ट्रीटी ऑफ अमिटी एंड कॉपरेशन होती है। तो ट्रीटी ऑफ अमिटी एंड कॉपरेशन किससे रिलेटेड है? एशियान से रिलेटेड है, उसको साइन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा फुल डायलॉग मेंबर बनना पड़ेगा एशियान का। है सब्सटेंशियल कॉपरेशन, कोऑपरेटिव रिलेशन विद एशियान, एशियान के साथ क्या है? सब्सटेंटिव रिलेशनशिप होना चाहिए। कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसमें उसको क्या है? एशियान की ट्रीटी ऑन अमिटी एंड कॉपरेशन साइन करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके साथ में उसके सब्सटेंशियल रिलेशनशिप होने चाहिए एशियान के साथ। 6 प्रायोरिटी एरियाज ऑफ रीजनल कॉपरेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ, इसके अंदर क्या है? 6 प्रायोरिटी एरियाज है ईस्ट एशिया समिट के अंदर, ऑन इन्वायरमेंट, एजुकेशन, फाइनेंस, हेल्थ, डिजास्टर्स एंड एशियन कनेक्टिविटी पे ये 6 प्रायोरिटी एरियाज हैं ईस्ट एशिया समिट के। नेक्स्ट है वो हमारा है टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को पीएम मोदी ने अनाउंस किया था, ठीक है। तो दिस प्रोजेक्ट इंक्लूड इंडिया, यूएई, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड यूएस। कंट्रीज याद रखो, ये कौन कौन से कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इंडिया, यूएई, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड यूएसए, ठीक है। इसके अंदर क्या है? 2 कॉरिडोर बनाया जाएगा, ठीक है। ईस्टर्न कॉरिडोर है इसके अंदर, एक है नॉर्दर्न कॉरिडोर। ईस्टर्न कॉरिडोर है वो इंडिया को यहां से कनेक्ट करेगा मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ, तो ये ईस्टर्न कॉरिडोर बोला गया इसको, ईस्टर्न कॉरिडोर। फिर उसके बाद में एक नॉर्दर्न कॉरिडोर है, ठीक है। ये नॉर्दर्न में ये इसको कनेक्ट करेगा, यूरोप से कनेक्ट करेगा मिडिल ईस्ट को यूरोप से, तो ये नॉर्दर्न कॉरिडोर है इसका। तो इसके 2 कॉरिडोर हैं इसमें, ठीक है। तो इंडिया से कहां कहां पार्टिसिपेट हो रहा है? मुंबई, मुंबई से हम दुबई जाएंगे, दुबई और जबेल अली 2 पोर्ट है, वहां से इसको कनेक्ट किया जाएगा। उसके अलावा ये रियाद से कनेक्ट किया जाएगा, फिर हाइफा इन इजराइल से पास होगा ये, फिर ये इटली में जाएगा, इटली में ये प्रायस पोर्ट है ये सारी इसके लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी है, ठीक है। इसको मैं जूम कर देता हूं, आप देख लीजिए।
तो कौन कौन सी पोर्ट होगी? इंडिया की मुंबई पोर्ट, दुबई एंड जेबेल अली पोर्ट ऑफ यूएई, फिर यहां से ये अल गिविला पोर्ट है ये, उसके अलावा हराद इन सऊदी अरेबिया, रियाद इन सऊदी अरेबिया, फिर ये अल हदीता सिटीज है, अल हदीता सिटी इन सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया में है ना, फिर हाइफा इन इजराइल, देन यहां से होता हुआ ये इटली तक जाएगा, इटली में प्रायस, प्रायस से फिर ऊपर जाएगा ये कहां पे है, ये प्रायस कहां पे है ये देखना पड़ेगा ना, ठीक है, ये कौन से कंट्रीज में क्लियरली मेंशन नहीं है। तो ये सारी आपको पोर्ट सिटीज की लोकेशन इसमें अच्छे से देख लीजिएगा, आ सकता है इसमें कौन सा मैच करना लोकेशन पे, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर रेल कॉरिडोर है, रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा, शिप रेल ट्रांजिट फ्रेमवर्क भी होगा इसमें, शिप भी होगा, रेल भी होगा, रोड भी होगा, ठीक है। एंड इट इज ए पार्ट ऑफ, जो रेल एंड शिपिंग कॉरिडोर होगा वो पार्ट होगा G7 का एक इनिशिएटिव है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, उसका ये पार्ट बनेगा, ठीक है। तो पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है वो G7 कंट्रीज के द्वारा लॉन्च की गई थी। तो इट इज पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, तो ग्लोबल लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ये इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रही है, ठीक है। तो इसमें डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ताकि वहां पे क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी बढ़ाई जा सके, ताकि ये एसडीजीज को मीट करने में हेल्प करे। तो पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, इसको G7 के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके अंदर टारगेट रखा गया था कि $600 बिलियन इन्वेस्टमेंट करनी है बाय 2027 तक, 2027 तक 600 बिलियन इन्वेस्टमेंट करनी है बाय द G7 कंट्रीज टू इन्वेस्ट इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, एंड इंप्रूव द लाइव्स ऑफ द पीपल। तो ये जो याद रखना है कि ये इसका पार्ट है, जो है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो इसका पार्ट है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट का। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 एंड ब्लू इकोनॉमी। तो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 ऑर्गेनाइज किया गया था, ये थर्ड ऐसा समिट था एंड इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मुंबई में, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम मैरीटाइम जो ब्लू इकोनॉमी है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे अमृतकाल विजन 2047 जो हमारा मैरीटाइम विजन है, अमृतकाल विजन 2047 2047 वो लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट है, वो मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी के लिए वो रिलीज किया गया था। इंडियन मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी के लिए ये एक लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट है जो कि अमृतकाल विजन 2047 लॉन्च किया गया है। इसके अलावा हमने यहाँ पे पीएम ने फाउंडेशन रखा था टूना टेकरा का। टूना टेकरा क्या होगी? टूना टेकरा इज ए ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल है, ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल है टू बी बिल्ट एट ए कॉस्ट ऑफ मोर देन 4500 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेगा, ठीक है। कहां पे बनेगा? टूना टेकरा जो है ऑल ड्राफ्ट टर्मिनल है, ये दीनदयाल पोर्ट है, दीनदयाल पोर्ट इन गुजरात, वहां पे इसको बनाया जाएगा टूना टेकरा, ठीक है। इट विल अमर्ज एज ए इंटरनेशनल ट्रेड हब की तरह काम करेगा और ये गेटवे की तरह होगा, गेटवे टू दी इंडियन ट्रेड वाया द इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का है, ये जो मेन पॉइंट होगा इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का, ठीक है। दीनदयाल पोर्ट पे ये लोकेटेड होगा इन गुजरात, टूना टेकरा बनाया गया है, ठीक है। इसमें यहां पे लॉन्च किया गया था ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लू इकोनॉमी। तो ब्लू इकोनॉमी को वर्ल्ड बैंक डिफाइन करता है, ब्लू इकोनॉमी एज ए सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज टू बेनिफिट द इकोनॉमीज लाइवलीहुड एंड ओशियन इकोसिस्टम एंड हेल्थ। तो इट इंक्लूड मैरीटाइम शिपिंग, फिशिंग, एक्वाकल्चर, कोस्टल टूरिज्म, रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर डिसैलिनाइजेशन, अंडरसी केबलिंग, सी वाटर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, डीप सी माइनिंग, मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज, बायोटेक्नोलॉजी भी इंक्लूड होती है ब्लू इकोनॉमी में, ठीक है। तो आज के टाइम पे ब्लू इकोनॉमी कितनी है? लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर है पर ईयर ग्लोबली, इसका जो साइज है वर्थ, जो ब्लू इकोनॉमी इज एस्टिमेटेड टू बी वर्थ मोर देन 1.5 ट्रिलियन पर ईयर ग्लोबली एंड OECD एक्सपेक्ट करता है इसको डबल हो जाएगी बाय 2030 तक।
नेक्स्ट इज L69 ग्रुप। तो L69 ग्रुप है, L.69 ग्रुपिंग है। इसके अंदर 32 डेवलपिंग कंट्रीज आते हैं एंड जो चाहते हैं कि रिफॉर्म करना चाहते हैं यूएनएससी के अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया था डेवलपिंग कंट्रीज का, ठीक है। एंड ये एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसका टाइटल था L.69, उसी के आधार पे इसका नाम पड़ गया। तो इसमें कौन से कंट्रीज आते हैं? डेवलपिंग कंट्रीज आते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग सेंट लूसिया, ब्राजील, नाइजीरिया, इंडिया इसमें इंक्लूड होते हैं। एंड ये जो रिपोर्ट आई थी वो 2007-8 में आई थी। नेक्स्ट 23rd काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीटिंग ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की 23वीं मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। एंड इस मीटिंग में इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की जो चेयर थी वो किसके पास चली गई है? श्रीलंका के पास चली गई है। 2023 से 25 के बीच में श्रीलंका इसको चेयर कर रहा है। भारत इसका क्या है? वाइस चेयर है। फिर इसके बाद में 2025 से 27 के बीच में भारत इसका चेयर बनेगा, ठीक है। तो इंडियन अभी किसी के पास है चेयरमैनशिप? श्रीलंका के पास है। इंडिया इसका वाइस चेयरमैन है। इसमें सऊदी अरेबिया को एक डायलॉग पार्टनर इंक्लूड कर लिया गया है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं। तो इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसको बनाया गया था 1997 में। बिमस्टेक भी कब बनाया गया था? 1997 में इसको बनाया गया था, ठीक है। इट वाज फॉर्मली, इसको पहले इंडियन ओशियन रिम इनिशिएटिव भी कहा जाता था और इसको पहले इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये दो नाम थे इसके जो पुराने नाम है। अभी इसको क्या बोला जाता है? इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। एंड इसका जो सेक्रेटरीट है वो कहां पे लोकेटेड है? मॉरिशस में लोकेटेड है। कब बना था? 1997 में बना था। सेक्रेटरीट मॉरिशस में है। ये एक ऑब्जर्वर स्टेटस है, इट हैज ऑब्जर्वर स्टेटस है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसका ऑब्जर्वर स्टेटस है। इसके अलावा ये अफ्रीकन यूनियन में भी इसका ऑब्जर्वर स्टेटस है 2015 से। इसमें करंटली कितने मेंबर हैं? 23 इसमें करंटली मेंबर हैं। तो आईओआर में कितने मेंबर हैं? 23, ठीक है। तो मेंबर आप देख सकते हो मैप में बताए हुए हैं कि ये अफ्रीका वाले कुछ कंट्रीज, साउथ अफ्रीका से शुरू होते हुए ये टंजानिया वगैरह है, केन्या वगैरह मेंबर हैं। फिर ये यहाँ पे कौन सा कंट्री, आप मेरे को बताओगे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे ये कौन सा कंट्री है जो इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा फिर येमेन है, ओमान है, इसके मेंबर है। सऊदी अरेबिया नहीं है, ठीक है। येमेन है, ओमान है, सऊदी अरेबिया तो इसमें इंडियन ओशन को टच नहीं कर रहा है ना, तो इंडियन ओशन से टच करने वाले यहाँ से देखो मेडागास्कर भी इसका मेंबर है। फिर यहाँ से ये येमेन हो गया, ओमान हो गया, ठीक है। ईरान हो जाएगा। भारत के पड़ोसी, भारत के दो पड़ोसी, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। पाकिस्तान इज नॉट ए मेंबर ऑफ IORA, ठीक है। उसके अलावा भारत है, फिर श्रीलंका मेंबर है इसका, बांग्लादेश मेंबर है, फिर नेपाल, चाइना भी होंगे, नेपाल होगा, चाइना नहीं है, ठीक है। फिर भारत और म्यांमार इसका मेंबर नहीं है। म्यांमार भी नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है। म्यांमार इज नॉट मेंबर, पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। दोनों पड़ोसी भारत के अगल बगल वाले ये मेंबर नहीं है। थाईलैंड है, फिर ये इंडोनेशिया वगैरह है, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया भी है। चाइना और यूएस का क्या है? इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस है। तो चाइना और यूएस इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, ऑब्जर्वर स्टेटस है। एंड इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है तो इसके रिम वाले मेंबर है इसके, ठीक है। कौन कौन से याद नहीं है? 3 याद रखने हैं। पाकिस्तान नहीं है, म्यांमार नहीं है, और ये यहां पे कौन सा कंट्री है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला ये कंट्री कौन सा है? आप मेरे को बताओगे, ठीक है। तो इसमें 23 मेंबर है। 1997 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। सेक्रेटरीट मॉरिशस में है। नेक्स्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये न्यूज में थी, ठीक है। इट इज ए ओनली परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल है। तो क्रिमिनल को ये इसमें ट्राई कर सकता है, ये ट्राइब्यूनल है, ठीक है। इसको बनाया गया था, इट इज मेड अंडर द 1998 रोम स्टैट्यूट के अंदर इसको बनाया गया था, जो कि फोर्स में रोम स्टैट्यूट अडॉप्ट किया गया था 1998 में। फोर्स में आता है ये 2002 में फोर्स में आता है, ठीक है। तो ये फंक्शनिंग कब, आईसीसी फंक्शनिंग कब स्टार्ट करता है? 2002 में फंक्शनिंग स्टार्ट करता है, ठीक है। एंड इसका जो मैंडेट क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मैंडेट क्या है? इट इन्वेस्टिगेट कर सकती है, इट इन्वेस्टिगेट एंड वेयर वारंटेड ट्राई द इंडिविजुअल चार्ज विद द ग्रेवेस्ट क्राइम ऑफ कंसर्न्स विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी सच एज जेनोसाइड, वार क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम ऑफ एग्रेशन। तो कोई बंदा जेनोसाइड करता है, क्राइम करता है, हिटलर जैसा बंदा, तो उसके अगेंस्ट में ये इन्वेस्टिगेट कर सकती है और उनको ट्राई कर सकती है, ठीक है। जब वहां उस देश की कंट्री क्या है, जो कोर्ट होती है वो उसको ट्रायल उसमें नहीं करती है, तब ये इसको ट्रायल कर सकती है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? हेग, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है,
ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशन का इसमें कोई मेंबर नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का कौन मेंबर है? आईसीजे, इंटरनेशनल आईसीजे इसका मेंबर है, आईसीसी इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। एंड इसमें 193 पार्टीज है। इंडिया, यूएस, चाइना, रशिया इसके पार्टी नहीं है, ठीक है। यूएस, चाइना, रशिया एंड इंडिया आर नॉट पार्टी। इसकी जो फंडिंग होती है वो कंट्रीब्यूशन से होती है, उसके अलावा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी होता है इसमें थोड़ा। कंपोजिशन देखें तो आईसीसी की क्या कंपोजिशन है? जजेस कितने होते हैं इसमें? 18 जज होते हैं, 18 जज होते हैं जिसको 9 साल के लिए चुना जाता है, 9 ईयर का 10 ईयर के लिए चुना जाता है। आईसीजे में कितने जज होते हैं? 15 होते हैं आईसीजे में। और आईसीसी में कितने जज होते हैं? 18 जज होते हैं जिनको 9 साल के लिए चुना जाता है। आईसीसी के कितने जज होते हैं? 9 जज। आईसीजे की कितने जज होते हैं? 15 जज होते हैं जिनको 9 साल के लिए चुना जाता है। दोनों का टेरियर क्या है? 9 साल है, ठीक है। आईसीसी में एक प्रेसिडेंसी होती है, प्रेसिडेंसी में 3 जज होते हैं। आईसीसी की प्रेसिडेंसी में 3 जज होते हैं, एक प्रेसिडेंट होता है जिसमें से 2 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। जो आईसीसी की प्रेसिडेंसी होती है वो रिप्रेजेंट करती है आईसीसी को, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को रिप्रेजेंट करती है टू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन विद द वर्क ऑफ जजेस के साथ ये हेल्प करती है, तो ये इसको रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा इसकी आईसीसी की एक जुडिशियल डिवीजन होती है जिसमें 18 जज है ना, तो इसको 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, प्री ट्रायल डिवीजन, ट्रायल डिवीजन एंड अपील डिवीजन। तो इसमें 3 डिवीजन होती है, प्री ट्रायल, ट्रायल डिवीजन एंड अपील डिवीजन। इसके अलावा इसका एक ऑफिस ऑफ प्रोसिक्यूटर होता है, ओटीपी। तो आईसीसी का एक ऑफिस ऑफ प्रोसिक्यूटर होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग रेफरल और एनी सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। तो वो रिसीव करता है, जो प्रोसिक्यूटर होता है, ऑफिस ऑफ प्रोसिक्यूटर, वो कहां पे क्राइम हो रहा है वो सारी डिटेल वगैरह इसको ये रिसीव करता है। इसके फिर अलावा इसकी एक रजिस्ट्री होती है, तो कोर फंक्शन ऑफ द रजिस्ट्री इज टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल सपोर्ट देता है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में हमने देखे कितने 18 जज होते हैं, ठीक है, जिनको 9 साल के लिए चुना जाता है। इसके अलावा इसकी प्रेसिडेंसी होती है, 3 मेंबर्स प्रेसिडेंसी होती है। जुडिशियल डिवीजन होता है, जुडिशियल डिवीजन में इसका 3 डिवीजन में डिवाइड होता है, दैट इज प्री ट्रायल, ट्रायल एंड अपील ट्रायल। फिर इसका ऑफिस ऑफ प्रोसिक्यूटर होता है, उसके अलावा फिर रजिस्ट्री होती है, ठीक है। जुरिस्डिक्शन ऑफ आईसीसी, अब बात करते हैं इसका जो जुरिस्डिक्शन क्या है। तो अनलाइक द आईसीजे विच हियर द डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स, तो आईसीजे है 2 कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट को सुनती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। आईसीसी है, आईसीसी हैंडल द प्रोसिक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल का प्रोसिक्यूशन को ये हैंडल करती है, ठीक है। आईसीसी इज ओनली कॉम्पिटेंट टू हियर ए केस इफ द कंट्री वेयर द ऑफेंस वाज कमिटेड इज ए पार्टी टू द रोम स्टैट्यूट, को पार्टी है, जहां पे क्राइम होता है वो इसका पार्टी होना चाहिए, या फिर जो प्रिपरेटर है, जो क्राइम करता है, वो ऐसे देश का नागरिक होना चाहिए या फिर कंट्री ऑफ ओरिजिन से बिलोंग करना चाहिए जो कि रोम स्टैट्यूट का पार्टी हो, ठीक है। तो तभी क्या है, ये आईसीसी का जुरिस्डिक्शन वहां पे लागू होगा। तो आईसीसी इज ओनली कॉम्पिटेंट व्हेन देयर इट हियर द केस इज कमिटेड इन द जुरिस्डिक्शन और जो प्रिपरेटर है वो बिलोंग करता है इसके जुरिस्डिक्शन वाले कंट्री में, ठीक है। इट मे ओनली एक्सरसाइज इट्स जुरिस्डिक्शन वेयर द नेशनल कोर्ट इज अनेबल और अनविलिंग टू डू सो, ठीक है। आईसीसी हैज, तो इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो 2002 के बाद में ही, जब इसका रोम स्टैट्यूट लागू हुए थे उसी के बाद में से इसका जुरिस्डिक्शन है, उससे पहले के क्राइम को ये नहीं देख सकती, ठीक है। एंड इट इज नॉट इन यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है, ऑल्दो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करती है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसको रेफर कर सकती है केस को, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, सीटीबीटी। सीटीबीटी, तो रशिया हैज पास्ड इज लॉ टू विड्रॉ द रेटिफिकेशन, तो रशिया ने इसे विड्रॉ कर लिया है सीटीबीटी से, ठीक है। तो सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है, ठीक है। इट प्रोहिबिट एनी न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एक्सप्लोजन, तो न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट करने के लिए एक्सप्लोजन होता है उसको ये प्रोहिबिट करती है, और एनी अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो ये टेस्ट से रिलेटेड, न्यूक्लियर टेस्ट से रिलेटेड एक्सप्लोजन को भी करती है, और भी कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है उसको क्या है, ये बैन करती है, प्रोहिबिट करती है। हेडक्वार्टर कहां पे है सीटीबीटी का? वियना में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी जो सिग्नेचर के लिए इसको ओपन किया गया था 1996 में ओपन किया गया था,
एंड इट इज रेटिफाइड बाय 178 कंट्रीज के द्वारा सीटीबीटी को रेटिफाई किया गया है। ये अभी तक फोर्स में नहीं आई है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, इसका अनेक्जर 2 है, इस ट्रीटी का अनेक्जर 2, उसमें लिखा हुआ है कि 44 स्पेसिफिक कंट्रीज जब इसको साइन करेंगे तभी ये क्या है, 44 कंट्रीज के इसमें नाम लिखे हुए हैं, जब ये कंट्रीज साइन कर लेंगे तब ये जो सीटीबीटी है वो फोर्स में आएगी। ठीक है, जिसमें से अभी कितने हैं, 8 कंट्रीज ने इसको साइन नहीं किया है। ठीक है, दैट इज इंक्लूड इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, ईरान, इजिप्ट, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो याद रखने हैं कौन कौन से कंट्रीज ने इसको साइन नहीं किया है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, ईरान, इजिप्ट एंड यूएसए। ठीक है, इन ऑर्डर, तो इससे क्या है, इन ऑर्डर टू वेरीफाई द कंप्लायंस विद दिस प्रोविजन द ट्रीटी एस्टेब्लिश ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ मॉनिटरिंग फैसिलिटीज एंड अलाउ फॉर ऑन साइट इंस्पेक्शन के लिए अलाउ करती है जो ट्रीटी है। तो इंडिया का स्टैंड है कि ये जो ट्रीटी है वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये टोटल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को ये सपोर्ट नहीं करती है, और ये यूएस देश हैं वो इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, और वो खुद भी इसके मेंबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस। तो ये न्यूज में थी, काफी न्यूज में रही है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। 5 इंटेलिजेंस ये न्यूज में क्यों रही थी, क्योंकि कनाडियन प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो हैज लिंक्ड द किलिंग ऑफ हरदीप सिंह निज्जर, जो कि खालिस्तानी हैं, उनके जो बोला गया था कि ये उसको भारत ने मरवाया था। ठीक है, तो परंतु ये गलत रिपोर्ट थी। ठीक है, अभी 1-2 दिन में न्यूज में भी आया। तो 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस, ठीक है, तो इसको बनाया गया था, इट वाज ए पोस्ट कोल्ड वार एरा की, नहीं, इसके पोस्ट वर्ल्ड वार 2 के दौरान इसको बनाया गया था 5 इंटेलिजेंस अलायंस। तो ये क्या है कि इंटेलिजेंस अलायंस है, मल्टीलेटरल इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है जिसमें इंटेलिजेंस शेयर की जाती है। ठीक है, तो इसके 20 डिफरेंट एजेंसीज है, 20 डिफरेंट एजेंसीज है, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है, इंटेलिजेंस है, वो शेयर की जाती है। तो इसमें कितने कंट्रीज हैं, 5 कंट्री पार्ट है इसकी, केवल 5 आइज अलायंस के 5 ही कंट्री पार्ट है। कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके एंड यूएसए। तो यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, ये सारे पार्ट है, इसके 5 ही कंट्रीज हैं। इन 5 कंट्रीज की 20 एजेंसी है, जैसे कि हमारी है, ईडी है, सीबीआई है, उसी तरह से इनकी एजेंसी है, वो उसमें इंटेलिजेंस है वो शेयर करती है एक दूसरे के साथ। ओरिजिन है इसका, ओरिजिन लाइज टू वर्ल्ड वार 2 के बाद में से इसका ओरिजिन हुआ था, जहां पे इसके बीच में जर्मनी और जापानी कोड को उनको ब्रेक किया गया था, इसके द्वारा फिर इनके बीच में यूके और यूएस के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी। इट वाज ओरिजिनेटेड एज ब्रिटेन यूएसए एग्रीमेंट। तो इट वाज ओरिजिनेटेड एज ब्रिटेन यूएसए ब्रूसा एग्रीमेंट की तरह इसका ओरिजिन हुआ था, विच वाज लेटर इवोल्व्ड इनटू द यूके यूएसए एग्रीमेंट। ठीक है, फिर कनाडा इसको ज्वाइन करता है 1949 में, न्यूजीलैंड ज्वाइन कर लेता है, फिर ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन कर लेता है 1956 में। तो 5 आइज के मेंबर कौन कौन से हो गए, यूके, यूएसए, सीएएन। ठीक है, तो इट इज ए सर्विलेंस बेस्ड भी है एंड सिग्नल सर्विलेंस करती है, और उसके बाद में जो इंफॉर्मेशन मिलती है, इंटेलिजेंस मिलती है, उसको फिर ये सिग्नल करती है, सिग्नल दी इंटेलिजेंस। तो इट इज सर्विलेंस बेस्ड एंड सिग्नल इंटेलिजेंस नेटवर्क है, सिग इंट। ठीक है, तो इसमें जो रिपोर्ट होती है उसमें लिखा होता है कि इसकी रिपोर्ट क्लासिफाइड जो टाइटल होती है सीक्रेट, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए एंड यूएसए आइज रिपोर्ट, जिसके कारण इसका नाम पड़ गया 5 आइज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है 5 आइज। नेक्स्ट 141 सेंसस सेशन, 141वां सेशन हुआ था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। तो 40 साल बाद इसकी मीटिंग है वो भारत के अंदर हुई थी, मुंबई के अंदर। उससे पहले इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मीटिंग भारत में हुई थी 1983 में, जब हमने वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, 1983 में। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करने का काम करती है। ठीक है, एंड इसकी 141वीं मीटिंग है वो याद रखना है कि भारत में हुई है 40 साल बाद। ठीक है, कहां पे हुई थी, मुंबई में। ठीक है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 2023, तो इसका जो मिशन है टू ऑर्गेनाइज एंड ओवरसी द ओलंपिक गेम्स एंड प्रमोट दी ओलंपिज्म को ये बढ़ावा देती है। ये
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, ये बनी थी 1894 में बनी थी। इसका जो हेडक्वार्टर कहां पे है, लुसाने इन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। एंड अभी इसके जो प्रेसिडेंट है थॉमस बेच हैं 2013 से। 102 इसमें नेशनल ओलंपिक कमेटी इसके मेंबर्स हैं। एंड इसकी जो हाईएस्ट जो गवर्नेंस बॉडी होती है वो आईओसी सेशन होती है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन बोला जाता है इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। ठीक है, इसके अलावा इसमें एग्जीक्यूटिव बोर्ड होते हैं, कमीशन होते हैं, वर्किंग ग्रुप होते हैं। तो इसकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इज आईओसी सेशन है। ठीक है, एंड इसके द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो बाइंडिंग होगा मेंबर्स पे। ठीक है, आईओसी सेशन जो भी डिसीजन लेगी वो इसके मेंबर्स पे बाउंडिंग होगा। और ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसको फंडिंग कहां से होती है, टेलीविजन राइट है, स्पॉन्सरशिप है, मर्चेंडाइजिंग है, तो यहां से क्या है, ये इसकी फंडिंग होती है। ये ऑर्गेनाइज करती है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, ऑर्गेनाइज करती है ओलंपिक गेम्स को, समर एंड विंटर ओलंपिक गेम्स। ठीक है, ये डेवलप एंड एनफोर्स कराती है ओलंपिक चार्टर, ये प्रमोट करती है ओलंपिक वैल्यूज को, सपोर्ट एथलीट को सपोर्ट करती है। ठीक है, एनओसी देती है। देन डोपिंग को फाइट करने का काम करती है, ये प्रमोट सस्टेनेबिलिटी एंड यूथ सपोर्ट को ये प्रमोट करती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। 1894 में बनाई गई थी, हेडक्वार्टर हमने देखे था लुसाने में है। ठीक है, ऑल आईओसी सेशन के जो डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, फाइनल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम। यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम, यानी कि 2 देशों के बीच में, 4 देशों के बीच में जो ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं उससे रिलेटेड कन्वेंशन है ये इसमें सवाल आ चुका है यूपीएससी में, दोबारा भी पूछा जा सकता है। इसको क्या बोलते हैं, पलेर्मो कन्वेंशन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज पलेर्मो कन्वेंशन। ठीक है, पलेर्मो कन्वेंशन, पलेर्मो इज लोकेटेड इन इटली, इटली में एक जगह है, वहां पे अभी क्या है, यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर होम अफेयर्स है, वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था 2 डेज। इसकी क्या हुई थी, वर्कशॉप हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी पलेर्मो में। ठीक है, तो इसको पलेर्मो कन्वेंशन भी कहा जाता है, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है, तो इट इज ए मल्टी नेशनल ट्रीटी अगेंस्ट दी ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अगेंस्ट में ये ट्रीटी है, दैट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन 2000 में ये एस्टेब्लिश होती है। और ये एक लीगली बाइंडिंग है, ग्लोबल एंड लीगली बाइंडिंग है, एंड विच वाज एनफोर्स इन 2003 में ये फोर्स में आती है। ठीक है, तो ये लीगली बाइंडिंग है भैया। 2000 में इसको अडॉप्ट किया गया था, 2003 में ये फोर्स में आती है, एंड ये अगेंस्ट द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इसको पलेर्मो कन्वेंशन भी कहा जाता है। 147 इसके सिग्नेटरीज हैं। ठीक है, 190 पार्टीज हैं, 147 ने जिसने साइन कर रखा है। इसकी 3 प्रोटोकॉल है। तो ट्रांसनेशनल यूएनटीओसी की 3 प्रोटोकॉल है, विच आर, पहली है प्रिवेंट, सप्रेस एंड पनिश एंड ट्रैफिकिंग इन पर्सन। तो पहली जो प्रोटोकॉल है वो ट्रैफिकिंग इन पर्सन में क्या है, से रिलेटेड है, उनको प्रिवेंट करना है ट्रैफिकिंग इन पर्सन को, स्पेशली वुमेन एंड चाइल्ड की। दूसरा है द प्रोटोकॉल अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट बाय द लैंड, सी एंड एयर। दूसरी प्रोटोकॉल है वो स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट से रिलेटेड है। तीसरी है प्रोटोकॉल अगेंस्ट द इलिसिट मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रैफिकिंग ऑफ फायर आर्म्स। तो ये इलिसिट ट्रैफिकिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है फायर आर्म्स। तो 3 इसकी प्रोटोकॉल है। कौन कौन सी, एक तो रिलेटेड है ट्रैफिकिंग इन पर्सन से, ठीक है, दूसरा है स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स, तीसरी है मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रैफिकिंग ऑफ फायर आर्म्स। तो दूसरा है फायर आर्म्स की ट्रैफिकिंग। तो इंडिया ने साइन कर रखी है, इसको साइन किया था हमने 2002 में साइन किया था और रेटिफाई किया था 2011 में। 2011 में हमने इसको रेटिफाई कर रखा है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर सीबीआई है, हमारी जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इज द नोडल एजेंसी फॉर डीलिंग विद दी, इसके साथ डील करने वाली वो यूनाइटेड नेशन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम, इस कन्वेंशन को डीलिंग करने वाली जो नोडल एजेंसी है वो सीबीआई है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है इंटर पार्लियामेंट्री फोरम। इंटर पार्लियामेंट्री फोरम, यहां पे वाइस प्रेसिडेंट ने इंटरेक्ट किया था इसके प्रेसिडेंट के साथ G20 के दौरान। ठीक है, तो G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर की मीटिंग हुई थी, P20 बोला गया था जिसको। तो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में हम देख लेते हैं। तो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, उसको एस्टेब्लिश किया गया था 1889 में। 1889 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। पेरिस में इसको एस्टेब्लिश किया गया था टू प्रमोट डेमोक्रेसी एंड वर्ल्ड पीस को प्रमोट करने के लिए ये इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन बनाई गई थी। It is the first multilateral political organization in the world with increased cooperation and dialogue among the nation.
तो इसके मेंबर कितने हैं? 179 मेंबर हैं आईपीयू के, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के। इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है। इसका स्लोगन क्या है? फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन। फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन। हेडक्वार्टर कहां पे है इसका? जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। फंडिंग है, तो इसकी जो फंडिंग है वो प्राइमरली बाय दी मेंबर्स करते हैं। एंड इसका हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करोगे तो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो स्ट्रक्चर वाला मेनली जो क्वेश्चन है वो मेंस में आता ही है, एक क्वेश्चन आता है बॉडी से रिलेटेड। तो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली है, इट इज द प्रिंसिपल स्टैट्यूटरी बॉडी है इसकी दैट एक्सप्रेस द व्यूज ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन ऑन पॉलिटिकल इश्यूज। तो इसकी जो हाईएस्ट बॉडी है वो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली है। फिर उसके नीचे, असेंबली के नीचे एक गवर्निंग काउंसिल है इसकी। तो जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी है इसकी वो क्या है? गवर्निंग काउंसिल है। एंड तो गवर्निंग काउंसिल के अंदर हर मेंबर स्टेट का, हर मेंबर कंट्री का 3 मेंबर होते हैं। तो गवर्निंग काउंसिल ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कंपोज्ड ऑफ 3 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच मेंबर, ठीक है, फ्रॉम ईच मेंबर की पार्लियामेंट से। इसमें 3 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पार्लियामेंट से। तो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट ऑफ आईपीयू इज एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ गवर्निंग काउंसिल। जो गवर्निंग काउंसिल का जो प्रेसिडेंट होता है वो कौन होता है? जो प्रेसिडेंट होता है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का जो प्रेसिडेंट है वही इसका एक्स ऑफिशियल प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। काउंसिल एस्टेब्लिश करती है एनुअल प्रोग्राम एंड बजट वगैरह है वो पास कराती है गवर्निंग काउंसिल। आईपीयू क्या है? आईपीयू की असेंबली है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, प्रिंसिपल स्टैट्यूटरी बॉडी। उसके नीचे गवर्निंग काउंसिल आती है जो काम देखती है बजट वगैरह का, पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। एंड इसमें 3 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हर कंट्री के। उसके अलावा इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। इन अकॉर्डेंस विद द आईपीयू स्टैट्यूट के आधार पे 17 मेंबर की इसकी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाती है। आईपीयू की 17 मेंबर की एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जिसमें से 15 मेंबर्स हैं, दे आर इलेक्टेड फॉर 4 ईयर टर्म के लिए इसको इलेक्ट किया जाते हैं। और एक इसमें प्रेसिडेंट होता है इसका और एक और मेंबर होता है इसका। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी में 17 मेंबर होते हैं जिसमें से 15 है वो 4 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं बाय द काउंसिल, ठीक है। इसकी स्टैंडिंग कमेटी होती है, तो 3 इसकी स्टैंडिंग कमेटी है। आईपीयू की 3 स्टैंडिंग कमेटी है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की 3 स्टैंडिंग कमेटी है। दे आर सेटअप बाय द आईपीयू की जनरल काउंसिल होती है, वो इसको सेटअप करती है। मीटिंग ऑफ वुमेन पार्लियामेंट्री होती, वुमेन पार्लियामेंटेरियन की भी मीटिंग होती है। तो इट इज ए सेपरेट ऑर्गन होता है जिसमें मेल और फीमेल मेंबर दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। मैं पानी पी लेता हूं। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो ये एशिया पैसिफिक में इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन को बढ़ावा देगा। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन है तो इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन से सोशल रिलेटेड एक्टिविटीज को प्रमोट करेगा ये, ठीक है। इट इज द मोस्ट इंक्लूसिव इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन। इट हैज 53 मेंबर्स हैं। इसके कितने मेंबर है? 53 मेंबर हैं। यूएन एस्केप के 53 मेंबर्स हैं। एंड इट प्रोवाइड ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैलेंज। इट इज वन ऑफ द 5 रीजनल कमीशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन के 5 रीजनल कमीशन है जिसमें से एक क्या है? यूएन एस्केप है, ठीक है। इंडिया भी इसका मेंबर है, तो ये इसके मेंबर दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। यूएसए भी। तो ये इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क को प्रमोट करती है। तो इकोनॉमिक में जैसे मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है, डेवलपमेंट है, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, इन सबको बढ़ावा देती है, ठीक है। ये 2030 जो एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको अचीव करने में ये रोल प्ले करती है। नेक्स्ट इज ट्रीटी फॉर कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रीटी फॉर कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप, ठीक है। तो रशिया ने इससे विड्रॉ कर लिया है, इसलिए ये न्यूज में थी। तो रशिया इसका मेंबर नहीं रहा है, रशिया इज नॉट अ मेंबर नाउ। एंड ये जो ट्रीटी थी ये पोस्ट कोल्ड वार हुआ था, यानी कि 1990 के बाद में इसको लाया गया था। एंड एम क्या था इसका? एम वाज टू रेगुलेट द मिलिट्री इक्विपमेंट डिप्लॉयमेंट बिटवीन द नेटो एंड फॉर्मर वार्सा पैक्ट कंट्रीज थे उनके बीच में। जो कोल्ड वार के दौरान क्या है, बहुत सारे जो यूरोप में क्या है ये मिसाइल वगैरह तैनात की गई थी, तो उसके बाद में इस ट्रीटी को साइन किया गया था। तो ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप, तो इसका एम क्या है? टू रेगुलेट द मिलिट्री इक्विपमेंट डिप्लॉयमेंट बिटवीन द नेटो एंड वार्सा पैक्ट कंट्रीज, ठीक है। तो इसमें 22 कंट्रीज ने साइन किया था 1990 में। ये फोर्स में आती है 1992 में, ठीक है।
1992 में ये फोर्स में आती है। एंड उसके बाद में इसका जो स्कोप है, तो ये although 1992 में ये फोर्स में आती है, और तब तक क्या है, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है 1989 में, ठीक है। तो उसके बाद में जो सक्सेसर स्टेट थे यूएसएसआर के, वो इसके जो मैकेनिज्म है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। एंड इसका जो मैकेनिज्म, इसके बाद में इसको 1992 में इसका फॉलो अप एग्रीमेंट साइन किया जाता है, जिसमें क्या है, कितने नंबर ऑफ मिलिट्री पर्सनल है वो डिप्लॉय किए जाएंगे, उसमें भी लिमिट लगाई जाती है, और उसका जो ट्रीटी का नाम दिया जाता है वो CFE 1A होता है। तो 1992 के अंदर फॉलो अप एग्रीमेंट होता है इसके अंदर, जिसको बोला जाता है CFE 1, ठीक है। उसके बाद में एक और इसमें अडेप्ट किया जाता है, अडेप्टेड CFE ट्रीटी साइन की जाती है, एक्नॉलेजिंग द चेंजिंग जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप होता है, उसके साथ से एक अडेप्ट किया जाता है इसको इस्तांबुल समिट में, इसको इस्तांबुल समिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन ऑफ यूरोप। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप ये इस्तांबुल समिट ऑर्गेनाइज करता है, जहां पे अडेप्टेड CFE ट्रीटी अडॉप्ट की जाती है, अडेप्टेड CFE ट्रीटी। तो कन्वेंशनल फायर आर्म इन यूरोप, ये कन्वेंशनल फार्म ट्रीटी ऑन द कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप, इसकी जो अडेप्टेड ट्रीटी वो कब अडॉप्ट की जाती है, 1999 में, 1999 में, ठीक है। तो रशिया इसको विड्रॉ कर लेता है 2007 से। अब हम देखते हैं इसके बारे में, वार्सा पैक्ट के बारे में। तो वार्सा पैक्ट, वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और वार्सा पैक्ट बोला जाता है जिसको, ठीक है। तो ये नाटो का अपोजिट था, तो नाटो बना था 1999 में, ठीक है। उसी तरह से कोल्ड वार के दौरान एक साइड पे नेटो था, दूसरी साइड वार्सा पैक्ट वाले कंट्रीज थे, वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था, जिसको लीड कर रहा था यूएसएसआर, यूएसएसआर इसको लीड कर रहा था, सोवियत यूनियन। एंड ये वार्सा पैक्ट कब बनाया था, 1955 में बना था ये, 1955 में, ठीक है। तो नेटो कब बना था, 1949, ठीक है, और वार्सा पैक्ट 1955 में, ठीक है। इट वाज ए कलेक्टिव अरेंजमेंट बिटवीन दी सोवियत यूनियन एंड सेवरल ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। इसके पार्ट थे, कौन कौन से कंट्रीज पार्ट थे इसके, सोवियत यूनियन, अल्बानिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, जर्मन डिप्लोमेटिक रिपब्लिक है। तो वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे, ठीक है। कौन कौन से, सोवियत यूनियन, अल्बानिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। तो जो वार्सा पैक्ट है वो इसको डोमिनेट किया गया था यूएसएसआर के द्वारा, सोवियत यूनियन के द्वारा डोमिनेट किया गया था, ऑल्दो इट वाज कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग था, परंतु इसके द्वारा डोमिनेट किया गया था। तो 1991 के अंदर ऑफिशियली इसको डिसबैंड कर दिया जाता है आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो 1991 में ये बंद हो जाता है, जो वार्सा पैक्ट है इसको डिसोल्व कर दिया जाता है 1991 में। नेक्स्ट है सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। तो ग्लोबल साउथ समिट का जो सेकंड समिट हुआ था वो ऑर्गेनाइज किया गया था, मोदी जी ने इसको लीड किया था, ठीक है। तो सेकंड वाला हुआ था वो वर्चुअल में हुआ था, एंड थर्ड वाला भी हुआ है फिर इसके बाद में, ठीक है, जो उसमें दिया नहीं है सर, ठीक है। तो ग्लोबल साउथ क्या है, ज्योग्राफिकली जो रीजन नहीं है ये एक जो ग्लोबल साउथ डेवलपिंग कंट्रीज को बोला जाता है, ठीक है। एंड ब्रांडेड लाइन है, ब्रांडेड लाइन को जनरली माना जाता है कि ये ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ को डिवाइड करती है, ठीक है। तो ये जो लाइन दी हुई है, ये जो लाइन पास हो रही है इसको ब्रांडेड लाइन बोलते हैं, ठीक है, ब्रांडेड लाइन। तो इससे ऊपर वाला रीजन है, ऊपर वाला, और ये बाहर वाला रीजन, ये जो रीजन है फॉर एग्जांपल यूएसए कनाडा है, इधर से देखोगे तो यूरोप आ गया, रशिया आ गया, ठीक है, यूरोप रशिया, इधर से देखोगे ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये इससे बाहर है, तो ये क्या है, ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट बनते हैं ऊपर वाले, और नीचे वाले डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि मैक्सिको, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, एशिया वाले कंट्रीज, इंडिया चाइना है, ये क्या है, ग्लोबल नॉर्थ का, ग्लोबल साउथ का पार्ट है, ठीक है, ग्लोबल साउथ। तो ये जो लाइन है वो कौन सी है, ब्रांडेड लाइन है, इसको रेफर करते हैं। एंड इट डज नॉट इंक्लूड, इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है किसको, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, ये नॉर्थ में आते हैं, ठीक है, साउथ में नहीं आते हैं। तो ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट है जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। इस समिट का हाईलाइट क्या हुआ था, सेकंड जो वर्चुअल समिट हुआ था उसका हाईलाइट हुआ था कि हमने
दक्षिण को एस्टेब्लिश किया है। दक्षिण, पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड दक्षिण। ठीक है, दक्षिण क्या है याद रखना है, दक्षिण इज ग्लोबल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर द ग्लोबल साउथ कंट्रीज। तो ये ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है न्यू दिल्ली के अंदर ग्लोबल साउथ के लिए। ठीक है, इट इज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्लोबल साउथ कंट्रीज इन न्यू दिल्ली। एंड यहाँ पे हमने प्रपोज किया था कि हम G20 के दौरान प्रपोज किया था कि हम इसको सैटेलाइट भी लॉन्च करेंगे ग्लोबल साउथ के लिए। और पीएम मोदी ने 5 सीज अप्रोच दी थी ग्लोबल साउथ के लिए। 5 सीज दिए हैं ग्लोबल साउथ के लिए। कौन कौन से सीज है? कंसल्टेशन, कॉपरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो 5 सीज कौन से हो गए ग्लोबल साउथ वाले? कंसल्टेशन, कॉपरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, 2 इंडियन सिटीज को यूनेस्को के यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है, उसमें 2 इंडियन सिटीज हैं उसका पार्ट बन गए हैं। कौन कौन से? कोझिकोडे इन केरला एंड ग्वालियर इन मध्य प्रदेश। तो कोझिकोडे इन केरला हैज बीन इलेक्टेड इन लिटरेचर। तो लिटरेचर में इसमें शामिल किया गया है कोझिकोडे को, और ग्वालियर को म्यूजिक की कैटेगरीज में इसमें इंक्लूड कर लिया गया है यूनेस्को ग्लोबल क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में। क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है ये, यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2004 में बना था ये। ठीक है, एंड इसमें लगभग 300 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिया से भी कई कंट्रीज हैं। इसके 7 फील्ड है। 7 फील्ड कौन कौन से होंगे? क्राफ्ट, याद रख सकते हो ये 7 फील्ड आप। क्राफ्ट है, फोल्क आर्ट है, मीडिया है, फिल्म है, डिजाइन है, गेस्ट्रोनॉमी है, लिटरेचर एंड म्यूजिक। 2-3 बार पढ़ोगे तो ये हो सकता है याद हो जाए आपको। क्राफ्ट, आर्ट, मीडिया आर्ट, फोल्क आर्ट, फिल्म डिजाइन, गेस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर एंड म्यूजिक। ठीक है, तो एवरी ईयर यूनेस्को एवरी ईयर इसमें इनवाइट करता है एप्लीकेशन को, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो इंडिया से एप्लीकेशन भेजती है। ठीक है, तो कौन कौन से 2 कंट्रीज? कोझिकोडे इन कैटेगरी ऑफ लिटरेचर एंड ग्वालियर इन कैटेगरी ऑफ म्यूजिक में इसको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा पहले से ही हमारे जो हैं कौन कौन से सिटीज हैं? श्रीनगर है, जयपुर है। श्रीनगर है इन द फील्ड ऑफ क्राफ्ट है, जयपुर इन फील्ड ऑफ फोल्क आर्ट में था, मुंबई है वो फिल्म सिटी की कैटेगरी में है, चेन्नई एंड वाराणसी है वो म्यूजिक की कैटेगरी में है, हैदराबाद इन गेस्ट्रोनॉमी की कैटेगरी में है। ठीक है, तो श्रीनगर, जयपुर, मुंबई, चेन्नई, वाराणसी, हैदराबाद, इसके अलावा कौन कौन से हो गए? 2 कोझिकोडे एंड ग्वालियर इसमें इंक्लूड हो चुके हैं। ठीक है, याद रखने हैं कौन कौन से इसका पार्ट है। नेक्स्ट इज WHO साउथ, इसमें ये बताया हुआ है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के 7 फील्ड कौन कौन से हैं? क्राफ्ट एंड फोल्क आर्ट, डिजाइन, गेस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक, मीडिया आर्ट, लिटरेचर एंड फिल्म। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा WHO से रिलेटेड है। WHO का साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, उसके हेड की मीटिंग हुई थी, और वहां पे फिर क्या है? गांधीनगर डिक्लेरेशन साइन की जाती है। तो याद रखना है कि गांधीनगर डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? WHO से रिलेटेड है, WHO के साउथ ईस्ट एशियन रीजन से रिलेटेड है। तो इसमें डिसाइड किया गया था कि टीबी को एंड करेंगे। ठीक है, और अदर प्रायोरिटी एरियाज पे भी फोकस करेगा। तो गांधीनगर डिक्लेरेशन इज रिलेटेड विद एंडिंग ऑफ द टीबी। ठीक है, तो 2030 तक ग्लोबल गोल है टीबी को एंड करने का, भारत का गोल है 2025 तक टीबी को एंड करने का। ठीक है, तो गांधीनगर डिक्लेरेशन इज रिलेटेड विद द टीबी से रिलेटेड है, इसको एंड करने के बारे में बात चल रही है। तो SDGs 3.3 है, वो क्या है? टू एंड द एपिडेमिक्स लाइक एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, मलेरिया, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज एंड कॉम्बैट द हेपेटाइटिस, वाटरबॉर्न डिजीज एंड अदर कम्युनिकेबल डिजीज है, उसको मीट करने के लिए ये गांधीनगर डिक्लेरेशन साइन की गई थी। ठीक है, WHO के बारे में हम देखते हैं। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था। इट इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, एंड इट कनेक्ट द नेशन पार्टनर एंड पीपल टू प्रमोट द हेल्थ, लोगों को सेफ रखने के लिए काम करता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसमें 194 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है इसकी, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है वो WHO की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ठीक है, इसके अलावा इसका एक सेक्रेटरीट है जो कि इसका डे टू डे काम करता है, डे टू कैरिंग आउट द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम वर्क ऑफ WHO। इसके अलावा एक डायरेक्टर जनरल है WHO का, वो हेड करता है इसको। ठीक है, और उसके अलावा सीनियर मैनेजमेंट टीम के है उसको हेड करेगा। इसके अलावा WHO के 6 रीजनल ऑफिस हैं, देयर आर 6 रीजनल ऑफिस ऑफ WHO। 6 रीजनल ऑफिस कहाँ पे है? अफ्रीका में लोकेटेड है, अमेरिकाज में है, देन साउथ ईस्ट एशिया में है, यूरोप में है, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में है, एंड वेस्टर्न पैसिफिक में है। ठीक है, कितने कंट्रीज है? 194। ठीक है, इसकी मीटिंग होती है, एनुअली मीट करते हैं। ठीक है,
तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है वो हर साल मिलती है और ये अप्रूव करती है इसको बजट को और डायरेक्टर जनरल को इलेक्ट करती है, ठीक है। तो डब्ल्यूएचए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो कि हाईएस्ट बॉडी है इसकी, वो हर साल मिलती है और इसके डायरेक्टर जनरल को इलेक्ट करती है। एंड डब्ल्यूएचओ को फंडिंग कैसे है, तो डब्ल्यूएचओ को दो तरह के फंड मिलते हैं। पहला तो है असेस्ड कंट्रीब्यूशन, यदि कोई कंट्री ज्वाइन करता है डब्ल्यूएचओ का मेंबर बनना चाहता है तो उसको फीस दी जाती है, ठीक है। तो देयर आर ड्यू, दीज आर द ड्यू जो मेंबर कंट्री को देने पड़ते हैं, ठीक है। असेस्ड कंट्रीब्यूशन आर द मेंबरशिप फीस। सेकेंड इज वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन है, इसको वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन भी मिलता है फ्रॉम फिलैंथ्रोपी और ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट्स वगैरह से हैं, ठीक है, इसको कंट्रीब्यूशन भी मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो जीपीएआई समिट 2023, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, उसका समिट हुआ था 2023 में न्यू दिल्ली में और वहां से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइन होती है। तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन इज रिलेटेड विद G20 से भी रिलेटेड है, इसके अलावा ये जीपीआई से भी रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ठीक है, याद रखना है। एंड इसने यहां पे फोकस किया गया था, नीड टू फोकस ऑन द रिस्क अराइजिंग आउट ड्यू टू द डिप्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द एआई सिस्टम, उस पर फोकस करेंगे हम। जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है इट प्रॉमिस टू पोजीशन दी एआई है उसको हम सेंटर में लेके आएंगे और उसमें पॉलिसीज वगैरह बनाने में हेल्थ सेक्टर में एआई का रोल को प्रमोट करेंगे, ठीक है। देन इसके बारे में देख लेते हैं ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड टू गाइड द रिस्पांसिबल डेवलपमेंट ऑफ एआई, ठीक है। इसका रिस्पांसिबल डेवलपमेंट हो एआई का, जो कि ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट करे, फॉर एग्जांपल प्राइवेसी है हमारा, और उसके अलावा ये जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है उसको क्या भी क्या है ये प्रिजर्व करे, ठीक है। उसके आधार पे एआई को बनाना है हमें, ठीक है, रिस्पांसिबल एआई बनाने के लिए ये बनाया गया है, ठीक है। एंड द पार्टनरशिप वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 2018 में इसको प्रपोज की गई थी एंड ये 2020 में ये लागू होती है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2020, ठीक है। एंड कनाडा है, फ्रांस है, यूएसए है, इंडिया है, यूके है, फ्रांस है, जापान, कनाडा इसके मेंबर हैं। तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कितने मेंबर हैं? 29 मेंबर हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि चाइना इसका मेंबर नहीं है, चाइना इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। तो इस जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको होस्ट कौन करता है? इट इज, इसका जो सेक्रेटरीट है वो होस्ट किया जाता है OECD के द्वारा होस्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसको होस्ट करता है। नेक्स्ट इज इंडिया क्लाइमेट एक्शन। तो एक ये जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसको रिलीज किया गया था 2024 वाला क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 रिलीज किया गया था जिसमें इंडिया की रैंक थी 7th, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसकी टॉप 3 पोजीशन होती है वो हमेशा वैकेंट आती है, अभी तक तो वैकेंट होती है, ठीक है। कोई भी ऐसा कंट्री ऐसा नहीं है कि वो इतना अच्छा काम करे कि वो उसको रैंकिंग दी जाए, ठीक है। 4th पोजीशन पे इस पे आता है, 4th पोजीशन पे डेनमार्क आता है एंड इंडिया की जो रैंक आई थी वो 7th थी, ठीक है। एंड क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसको कौन पब्लिश करता है? जर्मन वाच इसको पब्लिश करता है। जर्मन वाच अलॉन्ग विद न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क मिलकर इसको पब्लिश करते हैं। जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इसको मिलकर पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें रैंकिंग दी जाती है कंट्रीज को कैसा काम कर रहे हैं। इसके 4 कैटेगरीज में इसको पब्लिश किया जाता है, 4 पिलर, फिर 4 इसमें 4 पिलर में इसकी जो कंट्रीज है उनकी परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है। 4 पिलर कौन कौन से आपको पता होना चाहिए। इसके क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के 4 पिलर कौन कौन से हैं? तो 4 पिलर है, पहला है ग्रीन हाउस गैस इमिशन कितना कर रहा है कंट्री, दूसरा है रीन्यूएबल एनर्जी, तीसरा क्या है? एनर्जी यूज है, चौथा है क्लाइमेट पॉलिसी। तो 4 पिलर है, 4 पिलर या फिर 4 कंपोनेंट इसके हैं, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, रीन्यूएबल एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट पॉलिसी। एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट पॉलिसी इसके 4 हैं, ठीक है। एंड इसको रिलीज किया जाता है जर्मन वाच एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विद द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इसको मिलकर इसको रिलीज करते हैं, ठीक है। इंडिया इज ऑन द ट्रैक टू अचीव द जो हमारा 2 पॉइंट जो टारगेट है उसको अचीव करने के हम ट्रैक पे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, इंडिया वाज री इलेक्टेड टू द IMO काउंसिल, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है उसकी काउंसिल है, उसमें हम द्वारा री इलेक्ट हुए थे एंड इसलिए हमें इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन हम पढ़ चुके हैं पहले ही, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। तो ये मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंटरनेशनल शिपिंग की सेफ्टी के लिए, और ये जो है इंटरनेशनल ओशियंस है उनको प्रिवेंट करती है पोल्यूशन फ्रॉम द सीज से, इसको पोल्यूशन से भी प्रिवेंट करने का काम करती है, ठीक है। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें एक असेंबली होती है, एक काउंसिल होती है और उसके 5 मेन कमेटी होती हैं। तो मैरीटाइम सेफ्टी कमेटी है इसकी, मरीन प्रोटेक्शन कमेटी है इसकी, एक लीगल कमेटी है, एक टेक्निकल कॉपरेशन कमेटी है एंड एक फैसिलिटेशन कमेटी है। 5 कमेटी होगी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की। कौन कौन सी? मैरीटाइम सेफ्टी कमेटी, मरीन एनवायरनमेंट कमेटी है, ठीक है, लीगल कमेटी है, टेक्निकल कमेटी है। तो इसका जो मेन काम है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का, वो है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 एसडीजी 14 है, उस पर किससे रिलेटेड है? वो ओशियन से है, ओशियन सी एंड मैरीटाइम रिसोर्सेज के कंजर्वेशन से रिलेटेड है, उसको ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है, इसको अचीव करने के लिए, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का? यूके में हेडक्वार्टर है, लंदन में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में, ठीक है। इसकी असेंबली होती है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की असेंबली होती है, इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। आईएमओ कोई असेंबली क्या है? इसकी हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी होती है, जिसके अंदर सारे मेंबर स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। एंड ये जो है 2 साल में एक बार मिलती है। तो आईएमओ की जो मीटिंग है वो 2 साल में, इसकी असेंबली की मीटिंग है वो 2 साल में एक बार होती है, 2 साल में एक बार, ठीक है। एंड असेंबली है वो काउंसिल को इलेक्ट करती है, इसकी एक काउंसिल होती है आईएमओ काउंसिल, जो कि इसका एग्जीक्यूटिव ऑर्गन होता है आईएमओ का, ठीक है। आईएमओ की काउंसिल है, इसमें कितने मेंबर होते हैं? 40 मेंबर होते हैं। दे आर इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर। तो आईएमओ की जो आईएमओ, ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करोगे तो इसकी एक असेंबली है, असेंबली में सारे कंट्रीज के मेंबर होंगे, असेंबली 2 साल में एक बार मिलती है, ठीक है। और असेंबली है वो इंटरनेशनल मैरीटाइम काउंसिल को इलेक्ट करती है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की जो काउंसिल है उसमें वो क्या है? एक इसका एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है एंड जिसमें 40 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। दे आर इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, इंडिया ने लॉन्च की थी ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस एट द COP28 ऑफ यूएनएफसीसी। तो यूएनएफसीसी की जो COP28 हुई थी वहां पे हमने ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस लॉन्च किया था। तो ये इंस्पायर थी फ्रॉम इंडिया की जो रिवर सिटी अलायंस है, उससे इंस्पायर होकर हमने इसको लॉन्च किया था ग्लोबल लेवल पे। इंडिया ने 2021 में रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च की थी टू फोस्टर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द रिवर सिटीज, ठीक है। तो इसमें 143 जो हमारी जो रिवर सिटीज अलायंस है उसमें 143 सिटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें एक इंटरनेशनल सिटी है, सिटी ऑफ आरएस डेनमार्क है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है रिवर सिटीज अलायंस में। उसी से इंस्पायर होके नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा है, जो कि इंप्लीमेंटिंग आर्म है किसकी? जो नमामि गंगे प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर रहा है नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा, उसने लॉन्च किया है ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था COP28 के अंदर, दुबई में इसको लॉन्च किया गया था। इसका एम क्या है? जो ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस है उसका एम है टू कोऑर्डिनेट ग्लोबल एफर्ट टुवर्ड्स रिवर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट को बढ़ावा देना है। तो रिवर एफर्ट पे ग्लोबल लेवल पे जो कंजर्वेशन है उसको कोऑर्डिनेशन करना है उनका, और ग्लोबल लेवल पे क्या है? वाटर को मैनेजमेंट को बढ़ावा देना है। कंट्रीज इसमें कौन कौन से मेंबर कंट्रीज? इंडिया, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, इजिप्ट एंड घाना इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका सेक्रेटरीट है वो नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा के अलावा जो नेशनल इंस्टीट्यूट है फॉर अर्बन अफेयर जो कि लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, उसको सेक्रेटरीट की तरह काम करेगा, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स एंड नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा दोनों के ऑफिस के सेक्रेटरीट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव से। कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव, तो इसकी एनएसए लेवल मीटिंग हुई थी जिसको अटेंड किया गया था इंडिया के एनएसए के द्वारा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के द्वारा। इसकी जो मीटिंग हुई थी वो कहां पे हुई थी? मॉरिशस में हुई थी। कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव क्या है? इसको एस्टेब्लिश किया गया था, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 2011 में बनाया गया था। कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव 2011 में बनाया गया था, ठीक है, बाय द इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। अभी इसमें कौन कौन से मेंबर हैं? इसमें अभी 4 मेंबर हैं, 4 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ इट। तो जिसके मेंबर आपको पता होना चाहिए, 4 हैं। कौन कौन से? ग्लोबल सिक्योरिटी कनक्लेव के 4 मेंबर हैं, इंडिया, श्रीलंका,
मालदीव एंड मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस। तो इसके 4 मेंबर हैं एंड इसके 5 पिलर हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव पे। तो ये सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट को देखती है। 5 पिलर आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, दूसरा है टेररिज्म से रिलेटेड है, काउंटरिंग टेररिज्म, थर्ड इज रिलेटेड विद ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसनेशनल क्राइम, फोर्थ इज रिलेटेड विद साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्टिंग द क्रिमिनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिफ्थ इज रिलेटेड विद ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ से रिलेटेड है। तो 5 इसके पिलर है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, टेररिज्म, ट्रैफिकिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजास्टर से रिलेटेड है। इसका जो सेक्रेटरीट है वो कहां पे है, कोलंबो में है, ठीक है। मैरीटाइम कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2011 में बना था। इसका सेक्रेटरीट कोलंबो में है। इनके मेंबर इंडिया, श्रीलंका, मालदीव एंड मॉरिशस है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2023। ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिसके अनुसार द रिपोर्ट हाईलाइटेड द मासिव हिडन कॉस्ट ऑफ ग्लोबल एग्री फूड सिस्टम। द रिपोर्ट ब्लेम अनसस्टेनेबल बिजनेस एज वेल एज एक्टिविटीज को इसके लिए ब्लेम करता है। ये रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा रिलीज की गई है, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूएनएफए के द्वारा। उससे ज्यादा ये काम के नहीं है हमारे। तो ये हमारा इसका कंप्लीट होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशन फ्रॉम वाजीराम कंक्लूजन पार्ट 1। धन्यवाद। एंड यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है।